डियर स्टूडेंट्स, मैं एक और लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ और आज मैं आपको एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में लेक्चर दूंगा। एल्डोल कंडेंसेशन is condensation between two aldehydes to form alpha beta unsaturated carbonyl compound. This is aldol product, final condensation product. Aldol means aldehyde and ol, hydroxyl group. That's why it is named as aldol. Aldol condensation अकर फॉर दोज एल्डिहाइड्स, ऐसे एल्डिहाइड्स के साथ होती है जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद होता है। इससे पहले मैंने आपको कैनिज़ेरोस रिएक्शन के बारे में बताया था, जिसमें ऐसे एल्डिहाइड्स चाहिए होते हैं जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो। ये लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़रूरी है। ये कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो कार्बन मौजूद है दैट इज़ अल्फ़ा ऑन अल्फ़ा पोजीशन, और जो उस पर हाइड्रोजन लगा होगा दैट इज़ नोन एज अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद होगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, वो एल्डोल कंडेंसेशन परफॉर्म करेंगे और जो फाइनल प्रोडक्ट होगी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। एल्डोल कंडेंसेशन दो तरीके से होती है, एसिड कैटालाइज रिएक्शन भी होता है और बेस कैटालाइज रिएक्शन भी मौजूद होता है, लेकिन दोनों की एंड प्रोडक्ट जो बनती है वो अल्फ़ा बीटा हाइड्रो ऑक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड है। ये फाइनल प्रोडक्ट इसकी बनती है। जब एसिड कैटालाइज की हम बात करेंगे तो एसिड कैटालाइज रिएक्शन इनोल फॉर्म करेगा। इनोल इन डबल बॉन्ड की वजह से इन कहते हैं और हाइड्रोक्सिल की वजह से ओल कहते हैं इसको। ये डबल बॉन्ड एक्ट करेगा कार्बोनाइल कार्बन पर, दूसरे जो कार्बोनाइल कार्बन है दूसरे एल्डिहाइड का, और जो प्रोडक्ट बनेगी एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट है जिसमें हाइड्रोक्सिल जो मैंने आपको बताया, ये हाइड्रोक्सिल और कार्बोनाइल कंपाउंड, तो एल्ड ओल। और इसी तरह से जब इसकी डिहाइड्रेशन होगी कंडेंसेशन में, चूँकि आपको मालूम है डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है, तो डिहाइड्रेशन से जब वाटर निकल जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। इनोलेट में क्या होता है, चूँकि ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो इनोलेट में बेस जो है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन को अपसेट कर लेता है, और इन लेट इस वजह से कह रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ये इनोलेट कहलाएगा। ये इनोलेट एनाइन एल्डिहाइड पर रिएक्ट करेगा। एल्डिहाइड पर रिएक्ट करने की वजह से वही प्रोडक्ट बनेंगी दोनों जो इससे पहले फॉर्म हो चुकी हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें चूँकि मालूम नहीं होता कि वो जो प्रोडक्ट बनेगी वो किस फॉर्म में स्टेबल होगी। तो जो प्रोडक्ट इनोलेट मोड से बन रही होगी एल्डोल कंडेंसेशन में, वो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगी बनिस्बतन जो एसिड कैटालाइज रिएक्शन है उसके मुकाबले में। तो मैं आपको बेस कैटालाइज रिएक्शन के बारे का में मैकेनिज़्म जो है वो ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे ये आप मिथॉक्सी आइन देख रहे हैं, एनाइन जो है ये बेस है और ये अपसेट करेगा प्रोटॉन विच इज़ एसिडिक इन नेचर, और एसिडिक इन नेचर है ये इजीली अपसेट कर लेगा और इनोलेट बन जाएगा। जो मैंने आपको पहले भी बताया है, ये इनोलेट का जो डबल बॉन्ड है ये अटैक करेगा दूसरे कार्बोनाइल कार्बन पर, और जो प्रोडक्ट बनेगी वो एल्डोल प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, और इसके बाद जब एल्डोल प्रोडक्ट आपकी बन जाएगी, एल्डोल प्रोडक्ट जो बनेगी उसके बाद इसमें डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन के बाद अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा। यही जो है एसिड कैटालाइज की उसमें भी रिएक्शन में ऐसा ही पॉसिबल है। इसमें एसिड के अंदर जो है हाइड्रो ऑक्सीजन प्रोटॉन कैप्चर कर लेगा
प्रोटॉन कैप्चर करने के बाद इनोल बनेगा। इनोल का जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे एल्डिहाइड पर रिएक्ट करेगा, उसके कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा और एल्डोल प्रोडक्ट बनेगी। एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन भी इसी तरह से ही होती है कि ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और इसमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड जो है वो बन जाते हैं। जब ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है वो रिवर्सिबल होती है, इतनी स्टेबल नहीं होती जितनी कि बेस कैटालाइज के अंदर होती है। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड इस जो है बेस से जो बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। थैंक यू वेरी मच अगेन आपका मेरे लेक्चर देखने का, सुनने का। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी हो तो काइंडली आप मेरे चैनल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।